नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके बने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र है उस पर चर्चा की थी। दोस्तों, जो हमारा हिमालयी अफवाह तंत्र है उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें हम लोग तीन उसके भाग करते हैं। पहला दोस्तों गंगा नदी अफवाह तंत्र, दूसरा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र और तीसरा सिंधु नदी अफवाह तंत्र। तो दोस्तों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने गंगा नदी अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र इस पर संपूर्ण चर्चा कर ली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिंधु नदी अफवाह तंत्र इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो सिंधु नदी अफवाह तंत्र है यह दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखना। दोस्तों, जो सिंधु नदी है अफवाह तंत्र है इसमें दोस्तों जो प्रमुख नदी की बात की जाए तो वह सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी अफवाह तंत्र में प्रमुख नदी सिंधु नदी है। यह दोस्तों सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। जिसमें सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां शामिल हैं। दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र का कुल क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल इसका है दोस्तों 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और भारत में इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों वह है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल है क्षेत्रफल दोस्तों इसका 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात की जाए दोस्तों वह है 2,880 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है। भारत में दोस्तों इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई है 1,114 किलोमीटर। दोस्तों देखिएगा, हर प्रकार पिछली दोस्तों जिस प्रकार हम लोगों ने हर बार जो मानचित्र है उसकी दृष्टि से सबसे पहले अपने जो नदियां हैं उनको समझा है, तो इस बार भी दोस्तों हम लोग सबसे पहले मानचित्र से नदियों का उद्गम और उनका अंत देख लेते हैं, उसके बाद फिर इन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिएगा, जो सिंधु नदी है ये दोस्तों देखिए जो हमारा तिब्बत है इसी में दोस्तों मानसरोवर जो झील है इससे ही निकलती है। दोस्तों अगर तिब्बत में इसके उद्गम की बात की जाए तो जो कैलाश पर्वत श्रेणी है इसमें दोस्तों ये कैलाश पर्वत श्रेणी जो है इसमें स्थित जो मानसरोवर झील है इसी के निकट दोस्तों बोखरचू एक ग्लेशियर पड़ता है। इसी से दोस्तों ये हमारी जो सिंधु नदी है वह निकलती है। यह दोस्तों कुछ जगह आपको बोखरचू जो ये दोस्तों बोखरचू आपको ग्लेशियर मिलेगा, बोखरचू ग्लेशियर। और कहीं कहीं पर दोस्तों आपको दूसरा जो एक ग्लेशियर पड़ता है, कहीं कहीं आपको सिनकाबाब ग्लेशियर, सिनकाबाब ग्लेशियर जो है वह भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग इसमें भी ध्यान रखें कि अगर ग्लेशियर की बात की जाए तो जो बोखरचू ग्लेशियर है इसी से इसका उद्गम माना जाता है। मानसरोवर झील के निकट जो बोखरचू ग्लेशियर है इसी से इसका उद्गम माना जाता है। तो दोस्तों जो ये कैलाश पर्वत श्रेणी है इसी के निकट मानसरोवर झील के निकट दोस्तों जो बोखरचू ग्लेशियर है इसी से हमारी सिंधु नदी निकलती है। और दोस्तों यह लद्दाख रीजन में प्रवेश करती है। उसके बाद दोस्तों लद्दाख रीजन से प्रवेश करते हुए या ऊपर की ओर निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। आपको पता होगा दोस्तों जब हमारा जो लद्दाख और श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर हैं दोस्तों यह पहले एक ही हुआ करते थे, तब दोस्तों जो सिंधु नदी है इसका जो अफवाह है वह सबसे पहले जम्मू कश्मीर में माना जाता था। लेकिन अब जो दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो नए यूटी बन गए हैं, तो दोस्तों अब जो हमारी सिंधु नदी है इसका अगर भारत में प्रवेश बोला जाए तो वह लद्दाख रीजन से होता है। इसमें दोस्तों लद्दाख रीजन से यह प्रवेश करती है। और यहाँ जो लद्दाख और जास्कर, ये दोस्तों जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी है इसके मध्य से प्रवाहित होते हुए आगे की ओर बहती है। और दोस्तों जो नंगा पर्वत है इसके उत्तर में ही दोस्तों अटक नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहीं पर दोस्तों अटक नामक स्थान से यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखें।
और इसकी एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो हमारी ये सिंधु नदी है इसको तिब्बत में जो है तिब्बत में ये दोस्तों सिंगी खमब के नाम से जाना जाता है। सिंगी खमब, ये आप लोग ध्यान रखें, इसको जो तिब्बत में है सिंगी खमब के नाम से जाना जाता है। और यह दोस्तों जब भारत में प्रवेश करती है तो ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी का निर्माण भी करती है। और ये दोस्तों आपको बताया कि नंगा पर्वत के उत्तर में जो अटक नामक स्थान से ही यह दोस्तों मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और पाकिस्तान की ओर दक्षिण की ओर निकल जाती है। दूसरी दोस्तों जो नदी हमारी इसमें पड़ती है वह दोस्तों देखिएगा, यह दोस्तों हमारी नदी है झेलम नदी। यह दोस्तों झेलम नदी जो है यह वेरीनाग झरना से निकलती है। जो वेरीनाग झरना है इसी से दोस्तों निकलती है। और यह दोस्तों जो हमारी चेनाब नदी है इसी में पाकिस्तान में झांग नामक स्थान पर यह चेनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर यह चेनाब नदी से मिल जाती है। और इसका उद्गम की बात की जाए तो दोस्तों वेरीनाग झरना जो जम्मू कश्मीर में स्थित है इसी से इसका उद्गम होता है। दोस्तों जो तीसरी नदी हमारी है वह है चेनाब नदी। चेनाब नदी दोस्तों, चेनाब नदी के बारे में आप लोग ध्यान रखें, यह दोस्तों जो बड़ा लाचा दर्रा है इसी के निकट से दोस्तों इसका उद्गम होता है। दोस्तों उद्गम की बात क्या है, जो झेलम नदी हमारी है, झेलम दोस्तों हो गई ये वेरीनाग झरने से निकलती है और यह झांग नामक स्थान से मिलती है। चेनाब नदी जो दोस्तों है इसका दोस्तों उद्गम बड़ा लाचा दर्रे के निकट से होता है और यह दोस्तों बहते हुए आगे की ओर जाती है। तीसरी दोस्तों जो नदी हमारी है वह रावी नदी है। रावी नदी दोस्तों रोहतांग दर्रे जो रोहतांग दर्रा है इसी के निकट से इसका उद्गम होता है और यह दोस्तों पाकिस्तान में मुल्तान नामक स्थान पर चेनाब नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों यह जो तीन नदियां हैं झेलम, चेनाब और रावी, इनका आप लोग विशेष का ध्यान रखें। दोस्तों जो ये दर्रे हैं यह तो आपको पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता ही होगा। जो बड़ा लाचा दर्रा है या रोहतांग दर्रा है ये दोस्तों आपके पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। और इधर दोस्तों जो शिवकला दर्रा है यह भी दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। दोस्तों जो चेनाब नदी है यह बड़ा लाचा दर्रे के समीप ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसकी दोस्तों दो धारें आकर मिलती हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा जो ये हमारी चेनाब नदी है या बड़ा लाचा दर्रा के समीप ही दोस्तों दो जो धाराएं हैं उसमें वो आकर मिलती हैं, तब दोस्तों ये चेनाब नदी का निर्माण होता है। और ये दो धाराएं जो हैं, दो नदियां हैं, इनका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका एक का नाम है भागा, एक का नाम है दोस्तों चंद्र और दूसरी का दूसरी नदी उसका नाम है भागा। दोस्तों ये दोनों नदियां हैं चंद्र और भागा, इन्हीं के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण हुआ है। और दोस्तों इसीलिए जो चेनाब नदी है इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आप लोग ध्यान रखें, विशेषकर इन दो पॉइंटों को विशेषकर ध्यान रखें कि जो चेनाब नदी है उसका दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नाम है चंद्रभागा नदी। और वो चंद्रभागा नदी क्यों है, क्योंकि यह दोस्तों दो नदियों के मिलने से बनी है, चंद्र और भागा। यह भी आप लोग ध्यान रखें। दोस्तों आपको बता ही चुका हूँ जो रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और रोहतांग दर्रा स्थित कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी व्यास नदी है यह व्यास कुंड से निकलती है और व्यास कुंड जो है यह रोहतांग दर्रे का ही भाग है। यह रोहतांग दर्रे का भाग है व्यास कुंड, इससे दोस्तों निकलती है हमारी व्यास नदी। और यह व्यास नदी जो है सतलज नदी में हरके बैराज में मिल जाती है। हरके बैराज पंजाब में ही दोस्तों व्यास नदी जो है वह सतलज से मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी दक्षिण की ओर अंतिम नदी है वह तो दोस्तों है हमारी यह आपकी सतलज नदी। दोस्तों जो सतलज नदी है यह भी दोस्तों तिब्बत में जो राक्षसताल या राक्षसताल उससे ही दोस्तों यह निकलती है। और दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों प्रवेश करते ही जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश दोस्तों करती है वह शिवकले दर्रे से करती है या शिवकला दर्रे से यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यह दोस्तों आगे की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। तो दोस्तों और इसमें आपको बता ही चुका हूँ कि व्यास नदी जो है वह हरके बैराज पंजाब में दोस्तों हरके बैराज में इससे व्यास नदी
मिलती है। इसका दोस्तों सतलज नदी के बारे में आप लोग एक बात और ध्यान रखें, जो सतलज नदी है यह सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं, इसका उद्गम जो है तिब्बत में है, और तिब्बत के में जो दोस्तों ये राजस्थान है, इसी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। इसके बारे में दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो ये हमारी सतलज नदी है इसका दोस्तों जो तिब्बत में नाम है वह लोंगचेन खवाब। दोस्तों लोंगचेन खवाब इसका नाम है तिब्बत में। नाम दोस्तों बहुत अजीब है, लेकिन फिर भी आप लोग इनका नाम जो है वो ध्यान रखें। लोंगचेंग खमाब जो है यह सतलज नदी का तिब्बत में नाम है। इसके पहले दोस्तों जो आपकी ये सिंधु नदी, इसका मैंने आपको बताया था तिब्बत में इसका नाम जो है सिंगी खमब इसका नाम है तिब्बत में। और जो हमारी सतलज नदी है इसका नाम तिब्बत में क्या है, लोंगचेंग खमाब। इसके अलावा दोस्तों आपको बताया, जब ये दोस्तों पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं, चाहे हमारी ये आपकी सिंधु नदी हो, उसके बाद दोस्तों झेलम, चेनाब, रावी, ये दोस्तों जब नदियां आगे आकर मिलती हैं तो दोस्तों यह जो पांचों नदियां आपस में मिलती हैं इसे दोस्तों पंचनद बोला जाता है। और जो पंचनद है यहाँ पर दोस्तों ये पांचों नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए इसे पंचनद बोला जाता है। इसी से दोस्तों इन पांचों नदियों से प्रवाहित क्षेत्र जो है उसे पंजाब बोला गया है। इसे ही दोस्तों जो पांचों नदियों के द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है उसे दोस्तों बोला जाता है पंजाब। और दोस्तों ये नदियाँ आपको पता ही होगा कि आगे प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग पहले इसको जो मानचित्र है, चित्र बहुत अच्छे तरीके से बना लें, इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे अब हम लोग दोस्तों देखेंगे एक एक नदी कहाँ से कौन निकलती है। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, जो सिंधु नदी है हमारी, सिंधु नदी यह नदी जो है भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। मैंने आपको बताया था जो हिमालयी नदियां हमारे हैं उसमें दोस्तों सबसे पश्चिमी नदी की बात की जाए तो वह है सिंधु नदी। इसका उद्गम दोस्तों तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है। मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खमब के नाम से जाना जाता है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, इसका जो तिब्बत में नाम है सिंगी खमब अथवा शेरमुख, सिंगी खमब या अथवा शेरमुख। दोस्तों इसका जो उद्गम है वह आप लोग ध्यान रखें, मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर से हुआ है और इसका तिब्बत में नाम सिंगी खमब अथवा शेरमुख है। दोस्तों सिंधु नदी भारत के लद्दाख में सबसे पहले प्रवेश करती है और यहाँ पर स्थित लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी बनाती है। मैंने आपको बताया था जो सिंधु नदी है वह लद्दाख में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और यहाँ पर दोस्तों जो लद्दाख व जास्कर श्रेणियाँ हैं इन्हीं के मध्य से प्रवाहित होती है और इनके मध्य जो है सिंधु नदी घाटी का निर्माण करती है। सिंधु नदी दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से नंगा पर्वत के उत्तर में प्रवाहित होते हुए अटक नामक स्थान पर नीचे की ओर दोस्तों मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। देखिए दोस्तों जो सिंधु नदी है गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में दोस्तों नंगा पर्वत के उत्तर में प्रवाहित होते हुए अटक नामक स्थान से पर्वतीय क्षेत्र से दोस्तों नीचे उतरकर पाकिस्तान के मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। दोस्तों जो गिलगित वाला क्षेत्र है यह हमारा कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, जो पीओके वाला क्षेत्र है यही दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है। दोस्तों इसमें ही जो सिंधु नदी प्रवाहित होते हुए नंगा पर्वत, आपको बताया था मानचित्र में, नंगा पर्वत के उत्तर में प्रवाहित होते हुए अटक नामक स्थान से दोस्तों पाकिस्तान में प्रवेश करती है और यहीं से दोस्तों यह पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरकर मैदानी भाग में भी आती है। ये दोस्तों वहीं से अटक से ही पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। दोस्तों जो मैदानी क्षेत्र में यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए मिठानकोट के निकट इसके जो बाएं किनारे पर मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी सहायक नदियां आपको बताया था झेलम नदी है, चेनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज हैं। दोस्तों
जो दक्षिण की ओर जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है उसके बाद दोस्तों ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण में प्रवाहित होते हुए मिठानकोट के निकट इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज हैं। इनका दोस्तों क्रम भी आप लोग ध्यान रखें। मानचित्र में आपने देखा होगा कि सबसे जो उत्तर में हमारी नदी है वह सिंधु नदी, उसके बाद दोस्तों झेलम नदी, फिर चिनाव नदी, फिर रावी, व्यास और अंत में दोस्तों सतलज नदी है। इन दोस्तों नदियों के समूह को पंचनद तथा अपवाही क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। मैंने आपको बताया था इन नदियों के जो समूह है जहाँ पर दोस्तों मिलती हैं वैसे दोस्तों पंचनद तथा इनके जो द्वारा जो अपवाही क्षेत्र है दोस्तों वह पंजाब कहा जाता है। अंत में दोस्तों यह नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान के कराची में पूरब में दोस्तों अरब सागर में गिरती हैं। कराची से दोस्तों कराची में पूरब की ओर अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों जो सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरा गार्ज जो है वह गिलगित में है और इसकी दोस्तों जो गहराई है वह 5200 मीटर है। जो सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरा गार्ज वह गिलगित में, इसकी गहराई दोस्तों 5200 मीटर है। दोस्तों यह सिंधु नदी हो गई। और दोस्तों जो इसकी सहायक नदियां हैं सिंधु की, चाहे वह हमारी व्यास, सतलज, रावी, चिनाव, झेलम, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। चित्र में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तो आप लोग देखें सिंधु की सहायक नदियाँ। दोस्तों नदी, उसका प्राचीन नाम, उद्गम स्थल और उसका मिलन बिंदु या उसका जो मुहाना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिएगा जो हमारी सतलज नदी है इसकी लंबाई जो है दोस्तों 1450 किलोमीटर है। लंबाई दोस्तों आप लोगों को हर जगह अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैंने आपको जो सबसे सटीक लंबाई इसकी मानी जाती है वही हमने आपको बताया है। इसकी लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम है दोस्तों वह शतद्री है। शतद्री इसका प्राचीन नाम है और इसका उद्गम जो है राकसताल, तिब्बत से होता है। जो सतलज नदी है उसका उद्गम राकसताल, तिब्बत से होता है और पाकिस्तान में दोस्तों चिनाव नदी से यह मिल जाती है। पाकिस्तान में चिनाव नदी से मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो व्यास नदी है, लंबाई इसकी दोस्तों है 470 किलोमीटर और इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? विपाशा। सतलज का प्राचीन नाम शतद्री और व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। इसका दोस्तों उद्गम जो है व्यासकुंड, हिमाचल प्रदेश में होता है और जो इसका मिलन बिंदु या जो मुहाना है वह दोस्तों हरके बैराज, पंजाब में दोस्तों जो सतलज नदी है उसी में दोस्तों हो जाता है। हरके बैराज में जो पंजाब में है इसमें दोस्तों सतलज नदी में इसका मुहाना हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो रावी नदी है इसकी लंबाई 720 किलोमीटर, पुराना नाम इसका दोस्तों है परुष्णी और यह भी दोस्तों जो रावी नदी है इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। इसका उद्गम होता है दोस्तों रोहतांग दर्रे से। जो रोहतांग दर्रा आपको बताया यह दोस्तों कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें दोस्तों यह दोस्तों पाकिस्तान में चिनाव नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान में दोस्तों यह चिनाव नदी से मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों जो चिनाव नदी है यह भी आप लोग ध्यान रखें। दोस्तों इसमें जो नदियां हैं ऊपर सबसे पहले बताया जो हमारी सिंधु नदी थी, उसके अलावा दोस्तों जो चिनाव नदी है इसी को दोस्तों अन्य नदियों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चिनाव नदी की ही दोस्तों लंबाई सर्वाधिक है। चिनाव नदी की लंबाई भी सर्वाधिक है। उसके अलावा दोस्तों इसमें इसी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि दोस्तों जो झेलम हमारी नदी है, आपकी जो झेलम नदी है यह भी, उसके अलावा जो रावी नदी है, झेलम और रावी ये दोनों दोस्तों नदियाँ चिनाव में ही आकर मिलती हैं। तो दोस्तों जो चिनाव नदी है यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी भी सहायक नदी है सिंधु नदी की। इसका दोस्तों जो पुराना नाम है चिनाव नदी का यह दोस्तों है अस्किनी और दोस्तों आपको बताया था यह बड़ा लाचा दर्रे के समीप जो चिनाव नदी है इसका बड़ा लाचा दर्रे के समीप यह दो जो नदियां हैं उनके मिलने से इसका निर्माण हुआ है। कौन कौन सी दो नदियां थीं? चंद्र और भागा। दोस्तों इन्हीं जो चंद्र और भागा नदियां हैं इन्हीं के मिलने से बड़ा लाचा दर्रे के समीप इसका नाम जो है चंद्रभागा नदी भी पड़ता है और इसका उद्गम उसी से माना जाता है। इसका दोस्तों जो मिलन बिंदु है वह है पाकिस्तान में सतलज नदी से। जो चिनाव नदी है यह पाकिस्तान में सतलज नदी से मिलती है और सतलज नदी दोस्तों अंत में आकर जो हमारी सिंधु नदी है उससे मिलती है। तो दोस्तों
जो सतलज नदी है यह जो है वह सिंधु नदी की सबसे अंतिम जो है सहायक नदी है, वह सबसे अंत में मिलती है। उसके अलावा दोस्तों जो चेनाब, झेलम और रावी, ये तीनों दोस्तों जो नदियाँ आपस में मिलती हैं, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण नदी चेनाब नदी है। और चेनाब नदी आगे की जो दोस्तों तीनों नदियाँ मिलती हैं, उनकी जो संयुक्त धारा है उसे दोस्तों चेनाब के नाम से जाना जाएगा। चेनाब नदी दोस्तों आगे बढ़ते हुए मिलती है किससे? मिलती है हमारी जो सतलज नदी है उससे, और सतलज नदी यह अंत में जाकर मिलती है सिंधु नदी से। तो दोस्तों जो झेलम नदी है इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। पुराना नाम इसका दोस्तों है, प्राचीन नाम वितस्ता, और इसका उद्गम जो है बेरीनाग झरने से होती है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है। तो दोस्तों ये नदियाँ आपको बताया, नदियाँ उसकी दोस्तों जो प्राचीन नाम है और उसका उद्गम स्थल और मिलन बिंदु। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग दोस्तों इनको नोट अवश्य कर लें। इसको एक बार दोस्तों मानचित्र से आपको इनके बारे में बता दें। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि जो सिंधु नदी है वह दोस्तों प्रवाहित होते हुए आगे की ओर चली जाती है, दक्षिण की ओर, जो पाकिस्तान में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उसके अलावा मैं दोस्तों बता रहा था कि जो झेलम नदी है या चेनाब नदी और रावी नदी, ये तीनों नदी आपस में मिलती हैं। तो इसमें भी दोस्तों जो चेनाब नदी है यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे लंबी भी नदी है। इसमें दोस्तों जो झेलम नदी है वह आपको पता है झांग पाकिस्तान के समीप मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो रावी नदी है वह मुल्तान पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन दोस्तों जो झांग और मुल्तान में मिलने के बाद जो आगे इसमें प्रवाहित होती है, तो ये प्रवाहित होती है नदी, यह आगे भी दोस्तों चेनाब के नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों चेनाब नदी इनमें सबसे बड़ी है, इसीलिए आगे दोस्तों इसका नाम चेनाब ही है। और चेनाब नदी आपको दोस्तों पता है कि यह सतलज नदी में आकर मिलती है। पाकिस्तान में दोस्तों यह सतलज नदी से मिलती है, और अंत में जो सतलज नदी है वह अंत में आकर सिंधु नदी से मिलती है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी ध्यान रखें। अब आगे दोस्तों देखिएगा, इसकी जो सहायक नदियाँ थी इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब दोस्तों देखिएगा, जो बड़ा लाचा दर्रा है, आपको बताया था बड़ा लाचा दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश में ही चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण हुआ है। इसीलिए दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है इसमें जो हमारी चेनाब नदी है इसका नाम है, चेनाब नदी का नाम है चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है। यह दोस्तों पीर पंजाल तथा राहत हिमालय के बीच बहती है। जो चंद्रभागा या हमारी चेनाब नदी है यह पीर पंजाल और राहत हिमालय के बीच बहती है। चेनाब नदी दोस्तों सिंधु की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी व सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे दोस्तों देखिएगा, भारत में चेनाब नदी पर ही दोस्तों बगलिहार, सलाल और दुलस्ती ये परियोजनाएं जो हैं दोस्तों चेनाब नदी पर ही भारत में स्थित हैं, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों सतलज नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं है। मैंने आपको बताया था जो सतलज नदी है उसका उद्गम जो है तिब्बत में राकसताल से होता है। या दोस्तों ये जो सिंधु नदी इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है वो भारत में नहीं होता है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट ही राकसताल या राक्षसताल, मैंने आपको बताया जो तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट ही राकसताल या राक्षसताल से हुआ है। यहाँ इसको दोस्तों मैंने आपको बताया था जो तिब्बत में इसका नाम है लोंगचेन खंबाब इसका नाम है दोस्तों आपके इसमें तिब्बत में। आगे दोस्तों देखिएगा, यह भारत में सिपकिले दर्रे से प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम जो हमारी सतलज नदी है वह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और सिपकिले दर्रे से होते हुए यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे दोस्तों देखिएगा, व्यास नदी सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में ही है। व्यास नदी आपको बताया था जो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे का ही भाग है उससे निकलती है, और ये जो दोस्तों हरके बैराज पंजाब में है ही, ये जो सतलज नदी इससे मिल जाती है। तो दोस्तों इसका उद्गम भारत में ही होता है और इसका अंत भी भारत में ही होता है। व्यास कुंड रोहतांग दर्रे का भाग जम्मू कश्मीर में इसी से निकलती है, और हरके बैराज पंजाब में ही दोस्तों यह सतलज नदी से मिल जाती है। तो इसका जो सिंधु की या एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो इसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में ही है। आगे दोस्तों देखिएगा, झेलम नदी सिंधु की
एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। जो झेलम नदी है सिंधु की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक जलीय विभाजक सीमा बनाती है। आगे दोस्तों देखिएगा, जो सिंधु नदी जल समझौता है यह बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखें। जो सिंधु नदी जल समझौता है यह विश्व बैंक के द्वारा 1960 ईस्वी में भारत व पाकिस्तान के मध्य कराया गया था। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी जल समझौता पहली बात तो किन किन देशों के मध्य है, तो दोस्तों भारत व पाकिस्तान के मध्य। यह दोस्तों समझौता कब हुआ, तो 1960 ईस्वी में। और किसके द्वारा कराया गया वह दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा। इन तीन जो पॉइंट हैं इनको भी आप लोग ध्यान रखें। इसमें दोस्तों जो समझौता यह हुआ इसके तहत किस नदी का जो जल है कितने % कौन लेगा, इसमें दोस्तों इसका निर्णय भी हुआ। इसमें दोस्तों जो मानचित्र है उसको आप लोग देखिएगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो दोस्तों आप लोग देखिएगा सतलज, व्यास और रावी, ये दोस्तों दक्षिण से हमारी जो नदियां हैं, सबसे दक्षिणी नदी सतलज नदी, उसके ऊपर दोस्तों व्यास नदी और रावी, इन 3 नदियों का जो जल है 80% जो है वह भारत यूज करेगा तथा 20% जो जल है वह पाकिस्तान यूज करेगा। तो दोस्तों नीचे से दक्षिण से जो 3 नदियां हैं, सतलज हमारी, उसके बाद व्यास और उसके बाद रावी, इन तीनों का जो 80% जल है वह यूज करेगा भारत और 20% जो जल है वह पाकिस्तान प्रयोग करेगा। दोस्तों उसके बाद जो उत्तर से आप लोग देखें तो सबसे पहले सिंधु नदी पड़ेगी, उसके बाद झेलम नदी और अंत में चेनाब नदी। ये 3 नदियां जो हैं या दोस्तों इनका जो 80% जल है वह पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल है जो भारत प्रयोग करेगा। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। ऊपर से जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% जो पानी है वह पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% जो पानी है वह भारत प्रयोग करेगा। उसके बाद दोस्तों जो रावी, व्यास और सतलज नदियाँ हैं इनका दोस्तों जो 80% पानी है वह भारत प्रयोग करेगा और 20% जो है जो जल या पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो दोस्तों यह थी हमारी जो सिंधु नदी अपार तंत्र, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखें तो आप लोगों को जितने भी पॉइंट मैंने बताए वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों आप लोग जो मानचित्र है इसको भी ज़रूर बना लीजिएगा और पॉइंट सारे जो मैंने बताए इनको लिख भी लीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो या कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।